हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में अदालतों पर सरकारी कंट्रोल की कोशिशों के खिलाफ बड़ी तादाद में रिजर्व फौजियों के ड्यूटी करने से इनकार और मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर बसने वाले यहूदियों की बढ़ती तादाद के दरमियान एक और बड़ा वाक़या हुआ है। हाल ही में इजराइल के जरिए लेबनान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी के जवाब में हिजबुल्लाह ने मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। साथ ही ईरान और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर्स ने रमजान शुरू होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए जल्दी मिलने पर जोर दिया है। इजराइल से दोस्ती रखने वाले जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बेजलिल स्मोट्रिच के फिलिस्तीनियों के बारे में दिए गए बयान के बाद नेतन्याहू से नाराजगी जाहिर की है। चीन ने साउथ चाइना सी से अमरीकी जंगी बेड़े को अपनी हदूद में दाखिल होने पर बाहर खदेड़ दिया है। उधर अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में शिया मजहबी रहनुमा शेख इब्राहिम जगजकी के विदेश में इलाज के लिए पासपोर्ट की मांग करने वालों के खिलाफ गोलीबारी में 6 लोग मारे गए हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर बेरूत से है, जहां हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि लेबनान पर किसी भी इजरायली फौजी हमले का फौरन जवाब दिया जाएगा। नॉर्थ इजराइल में बमबारी के लिए हाल ही में नेतन्याहू सरकार के जरिए हिजबुल्लाह पर इल्जाम लगाए जाने के बाद कल वेडनेसडे को तकरीर करते हुए हसन नसरुल्लाह का ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि लेबनान में जंग पूरे इलाके में जंग की वजह बन सकती है। प्रेस टीवी के मुताबिक उन्होंने वार्निंग दी है कि कोई भी इजरायली हमला, चाहे वो फौजी हो या सिक्योरिटी हमला हो, जो लेबनान के किसी भी इलाके और किसी भी शख्स को मुतासिर करता हो, चाहे वो लेबनानी, फिलिस्तीनी या किसी भी दूसरी नेशनलिटी का हो, हिजबुल्लाह यकीनी तौर पर और फौरन इसका जवाब देगा। नसरुल्लाह ने कहा कि इजरायली नॉर्थ के शहर मगिदो में 13 मार्च को हुए हमले से पता चलता है कि इजराइल अब तक की सबसे कमजोर हालत में है। इजरायली मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते एक शख्स ने लेबनान से इजराइल में घुसपैठ की और मेगिदो जंक्शन के पास सड़क के किनारे पर बम लगाए जाने से एक इजरायली शदीद तौर से जख्मी हो गया। इजरायली अफसरान ने हाल ही में दावा किया था कि सड़क के किनारे बम हमले का लेबनान में रहने वाला एक फिलिस्तीनी रेफ्यूजी जिम्मेदार हो सकता है। बम धमाके के बाद हमलावर को इजरायली फौज ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इजराइल ने सरकारी तौर पर यह ऐलान नहीं किया है कि उसकी जांच में हमलावर की पहचान हो सकी या नहीं। हसन नसरुल्लाह ने इजराइल के अफसरान से कहा कि समंदर में जाओ और जो चाहो करो, और जोर देकर कहा कि हिजबुल्लाह लड़ाई में जाने से नहीं डरता। हमारी खामोशी दुश्मन के साथ मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती मीडिया जंग का हिस्सा है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि उस बात का जवाब दें जिससे दुश्मन कंफ्यूज होता हो, और कभी कभी हमारा जवाब किसी वाक़े पर बयान नहीं देने में ही होता है। नसरुल्लाह ने इजराइल में जारी प्रोटेस्ट्स और अंदरूनी सियासी क्राइसिस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इजराइल क्राइसिस में है और इसकी हिस्ट्री में इतनी कमजोरी कभी नहीं देखी गई जितनी कि आज है। आपको बता दूं कि जुलाई 2006 में लेबनानी इलाके में अपने 2 फौजियों के अगवा होने के बाद इजराइल ने लेबनान के खिलाफ जंग शुरू की थी, जो 33 दिनों तक जारी रही। इजरायली सरकार के जरिए कायम किए गए विनोग्राद जांच कमीशन की 629 पेज की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में हिजबुल्लाह ने इजराइल को हरा दिया, जिसके नतीजे में इजरायली फौज को अपना कोई भी मकसद हासिल किए बिना पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच कल सऊदी अरब और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान और हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने टेलीफोन पर बात की और रमजान के मौके पर मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने अपनी एम्बेसियां और कॉन्सुलेट्स खोलने के लिए जल्द मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों की 5 दिनों तक खुफिया मुलाकात के आखिर में 10 मार्च को समझौते का ऐलान किया गया था, जिसमें न सिर्फ डिप्लोमेटिक मिशंस खोलने बल्कि सिक्योरिटी, कारोबार और कल्चरल ताल्लुकात को फिर से बहाल करने का ऐलान भी किया गया था। साथ ही एक दूसरे मुल्कों में दखल नहीं देने के लिए भी
कहा गया था। अल अरेबिया अखबार के मुताबिक सऊदी सरकार ने कहा है कि फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अपने ईरानी काउंटर पार्ट हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान को फोन किया और दोनों ने जल्द मुलाकात करने पर रजामंदी जताई। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि दोनों मिनिस्टर्स ने एम्बेसियां और कौंसुलेट फिर से खोलने का रास्ता हमवार करने के लिए जल्द ही दो तरफा मुलाकात करने पर रजामंदी जताई है। बयान में कहा गया है कि कॉल की शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे को रमजान के मुकद्दस महीने के मौके पर मुबारकबाद और ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की। आपको बता दूं कि बीजिंग में हुए समझौते के बाद सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने 12 मार्च को सऊदी अखबार शर्कल औसत के साथ इंटरव्यू में कहा था कि वो समझौते के मुताबिक जल्द ही ईरानी काउंटर पार्ट से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। हम अगले 2 महीनों के अंदर अपने मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को फिर से बहाल करने की तैयारी कर रहे हैं और ये नेचुरल है कि हम आने वाले वक्त में एक दूसरे मुल्कों के दौरे करेंगे। इस सबके बीच इजराइल जो कि और ज्यादा अरब और मुस्लिम मुल्कों के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है, अब उसके लिए वाकयात उल्टी तरफ जाने शुरू हो गए हैं। जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलील स्मोट्रिच के जरिए पेरिस की एक कॉन्फ्रेंस में फिलिस्तीनी लोगों के वजूद से इनकार के बाद सख्त नाराजगी जताई है। 1994 में इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले जॉर्डन की पार्लियामेंट ने इजराइल के एम्बेसडर को मुल्क से बाहर निकालने की मांग का रेजोल्यूशन पास किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक कल वेडनेसडे को पार्लियामेंट स्पीकर अहमद अल सफादी ने सरकार से इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलील स्मोट्रिच के बयान के जवाब में कार्रवाई करने की अपील की है। स्मोट्रिच ने पिछले संडे को कहा था कि फिलिस्तीनी लोगों जैसी कोई चीज नहीं है और ना ही फिलिस्तीनी हिस्ट्री या कल्चर का कोई वजूद है। जॉर्डन की पार्लियामेंट में फिलिस्तीन कमेटी और बड़ी तादाद में मेंबर्स ने इजरायली एम्बेसडर को मुल्क से बाहर निकाले जाने की कई तजवीजें पेश की, जिसे तकरीबन सभी ने सपोर्ट करके मंजूर कर लिया। जॉर्डन की पार्लियामेंट ने कहा है कि सभी मेंबर्स स्मोट्रिच के बयान को खारिज करने में एक साथ हैं और उनके बयान इजराइल के गरूर का आईना है। इस बिल को लागू करने के लिए अब सीनेट की मंजूरी और जॉर्डन के राजा के दस्तखत की जरूरत है। दूसरी तरफ कल ही जेरूसलम पोस्ट ने खबर दी थी कि स्मोट्रिच के बयान की वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को निचली सतह पर ले जाने का इशारा दिया है। सितंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान इजराइल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन से ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते पर दस्तखत हुए थे। सूडान और मोरक्को ने भी बाद में इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऐलान किया था। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ नेतन्याहू सरकार के फैसलों के बाद इजराइल से मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद पर रोक लगा दी थी और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के यूएई दौरे को भी कैंसिल कर दिया था। इस फैसले के फौरन बाद ईरान के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार अली शमखानी ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा किया, जिन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात के दौरान कहा था कि इस पूरे इलाके के मुल्कों की सभी मुश्किलात की असल वजह अमेरिका और इजराइल हैं। इसी दौरान अमेरिका को चीन की फौज की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। चीनी फौज का कहना है कि उसने साउथ चाइना समंदर के आसपास के पानी में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले एक अमेरिकी जंगी बेड़े को खदेड़ दिया है। उसका कहना है कि अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिलियस ने पैरासेल जजीरों के आसपास चीन के समंदरी इलाके में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की थी। प्रेस टीवी ने चीन के सदर्न थिएटर कमांड के स्पोक्सपर्सन तियान जुनली के हवाले से कहा है कि थिएटर फोर्स हर वक्त हाई अलर्ट बनाए रखेगी और साउथ चाइना सी में नेशनल सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, अमन और स्टेबिलिटी की हिफाजत के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। यह वाकया एशिया पैसिफिक इलाके में अमेरिकी फौजी सरगर्मियों के बढ़ने से पैदा हुए तनाव के बीच हुआ है। उधर अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े ने चीनी फौज के बयान को गलत बताते हुए कहा है कि यूएसएस मिलियस साउथ चाइना सी में रेगुलर ऑपरेशंस कर रहा है और उसे बाहर नहीं निकाला गया है। अमेरिका जहां कहीं भी इंटरनेशनल कानून इजाजत देते हैं,
उड़ान भरना, समंदरी सफर करना और ऑपरेशंस जारी रखेगा। आपको बता दूं कि अमेरिका के जरिए कल वेडनेसडे को कनाडा, भारत, जापान और साउथ कोरिया के साथ पनडुब्बी मुखालिफ फौजी एक्सरसाइज शुरू करने के बाद ये वाकया पेश आया है। इसी बीच इजराइल में हंगामों के दरमियान नेतन्याहू सरकार के जरिए अदालतों पर कब्जे की कोशिश के खिलाफ प्रोटेस्ट आज भी बहुत बड़े पैमाने पर हुए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि फौज की सभी इकाइयों के रिजर्व फौजियों ने कल ऐलान किया था कि वो ड्यूटी पर नहीं आएंगे। एलीट 551 पैराट्रूपर्स ब्रिगेड में इस हफ्ते सिर्फ 57% रिजर्व फौजियों ने ड्यूटी अंजाम दी है, जो कि नॉर्मल 90% से काफी कम है। सरकार की मुखालिफत की वजह से ये यूनिट अपने 700 रिजर्व फौजियों में से 78% के ड्यूटी पर आने की उम्मीद कर रही थी। इसी तरह से फौज की दूसरी यूनिट्स में भी हुकूमत से नाराजगी की वजह से ड्यूटी से इनकार करने वालों की तादाद बढ़ रही है। आखिर में एक अहम खबर अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया से है, जहां जाने माने शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह शेख इब्राहिम ज़गज़की के सपोर्टर्स पर फौजियों ने उस वक्त गोलियां चला दी जब वे 16 मार्च को शेख ज़गज़की के विदेश में इलाज के लिए सरकार से पासपोर्ट देने की मांग कर रहे थे। अगस्त 2019 में शेख ज़गज़की इलाज के लिए नई दिल्ली लाए गए थे, लेकिन जब उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज करने वालों पर भरोसा नहीं हुआ और नाइजीरिया की खुफिया पुलिस ने परेशान किया तो वे बिना इलाज कराए वापस चले गए। अंदरूनी सोर्सेज का इशारा था कि उन्हें यहां कोई बड़ी साजिश का शक था। अब प्रेस टीवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 16 मार्च को शेख ज़गज़की के सपोर्टर्स उस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे जब कादूना स्टेट के गवर्नर नासिर अल सफाई का काफिला नामदी अजीकीवे एक्सप्रेस वे के रास्ते इलाके से गुजर रहा था। इस दौरान गोलीबारी में कम से कम 6 शिया लोगों के मारे जाने और दर्जनों के जख्मी होने की खबर है। चश्मदीदों ने प्रेस टीवी को बताया है कि लोकल शिया कम्युनिटी का एक ग्रुप इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया के मेंबर्स अपने लीडर शेख इब्राहिम ज़गज़की और उनकी वाइफ के पासपोर्ट वापस लेने के अबूजा में मोहम्मद बुहारी की सरकार के फैसले के खिलाफ एक पुरअमन वीकली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया के अंदरूनी सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि शेख इब्राहिम ज़गज़की और उनकी वाइफ कई जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हैं और मुनासिब इलाज और देखभाल की कमी की वजह से उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। दिसंबर 2015 में नाइजीरिया की फौज ने शेख ज़गज़की और उनके सपोर्टर्स पर एक मजहबी प्रोग्राम के दौरान हमला किया था, जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। इसी दौरान शेख ज़गज़की और उनकी बीवी शदीद जख्मी हुए थे। इस हमले समेत अब तक शेख ज़गज़की के 6 बच्चे मारे जा चुके हैं। उस वाक़े के बाद शेख ज़गज़की ने 5 साल से ज्यादा वक्त गैर कानूनी कैद में बिताया है। मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनके खिलाफ मुकदमा खारिज होने के बाद भी सरकार ने उनके गैर मुल्की सफर पर पाबंदी लगाई हुई है। आपने देखा कि दुनिया में वाक़यात बहुत तेजी से हो रहे हैं। इजराइल के हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने किसी भी इजरायली हमले का फौरन जवाब देने की वार्निंग दी है। इजराइल में रिजर्व फौजी ड्यूटी से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की मर्जी के खिलाफ ईरान और सऊदी अरब नजदीक आ रहे हैं। जॉर्डन और यूएई ने इजराइल से नाराजगी जताई है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार बहुत ही जिम्मेदारी के साथ दुनिया के वाकयात पर नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।